नमस्कार, मैं हूं संदीप ग्रोवर और मनी 9 के वीकेंड स्पेशल शो कंपनी नामा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कंपनी नामा में हम आपको कॉर्पोरेट और स्टार्टअप जगत से जुड़ी बीते कारोबारी हफ्ते यानी सोमवार से शुक्रवार की तमाम बड़ी खबरों के बारे में बताते हैं। साथ ही हमारे खास सेगमेंट ऑन द रडार के जरिए विवादों से जुड़ी खबरों से भी रूबरू करवाते हैं। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं इस हफ्ते का एपिसोड कॉर्पोरेट से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। पहली खबर, पेरेंट कंपनी यूनिलीवर के बाद हिंदुस्तान यूनिलीवर यानी HUL भी अपने आइसक्रीम बिजनेस को अलग कंपनी बनाने के विकल्प पर विचार कर रही है। माना जा रहा है कि कंपनी इस कदम के जरिए अपने आइसक्रीम कारोबार को बेचने की तैयारी कर रही है। चूंकि आइसक्रीम कारोबार के लिए अलग तरीके से मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन की जरूरत होती है, इसलिए कंपनी एक ही तरह के सेगमेंट्स पर ज्यादा फोकस करके अपने ग्रॉस मार्जिन को सुधारना चाहती है। 5 अप्रैल को HUL का शेयर हल्की बढ़त के साथ 2,266 रुपये 50 पैसे के स्तर पर बंद हुआ था। दूसरी खबर, दिग्गज IT कंपनी इन्फोसिस के लिए IT डिपार्टमेंट यानी आयकर विभाग से अच्छी खबर आई है। कंपनी को 6,329 करोड़ रुपए का IT रिफंड मिलने वाला है। शनिवार को स्टॉक एक्सचेंजों को कंपनी की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक ये इनकम टैक्स रिफंड वित्त वर्ष 2007-8 से वित्त वर्ष 2018-19 के बीच का है, जो कि वित्त वर्ष 2023-24 की चौथी तिमाही में मिला है। इनकम टैक्स रिफंड मिलने की खबर से 1 अप्रैल को इन्फोसिस का शेयर मामूली गिरावट के साथ 1,497 रुपये 50 पैसे के स्तर पर बंद हुआ था। तीसरी खबर, डेटामेटिक्स ने सेल्स फोर्स सर्विसेज देने वाली कंपनी डेक्स्ट्रा डिजिटल को 143.4 करोड़ रुपए में खरीदने की घोषणा की है। यह अधिग्रहण 3 चरणों में पूरा होगा, जिसमें पहले चरण में 80% हिस्सेदारी खरीदने की प्रक्रिया 30 अप्रैल 2024 तक और बाकी बची 20% हिस्सेदारी पहला चरण खत्म होने के 24 से 28 महीने में पूरी होने की उम्मीद है। खबर के चलते 1 अप्रैल को डेटामेटिक्स के शेयर में करीब 9% की बढ़त के साथ 580 रुपये पर कारोबार की समाप्ति हुई। चौथी खबर, हिंदुस्तान फूड्स की सब्सिडरी कंपनी KNS शूटेक प्राइवेट लिमिटेड ने SSIPL रिटेल के साथ बिजनेस ट्रांसफर एग्रीमेंट यानी BTA किया है, जिसके तहत SSIPL की हिमाचल प्रदेश और हरियाणा में स्थित 3 मैन्युफैक्चरिंग इकाइयों को 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि में खरीदा जाएगा। ये सौदा वित्त वर्ष 2025 की पहली तिमाही में पूरा होने की उम्मीद है। 1 अप्रैल को हिंदुस्तान फूड्स का शेयर 7.5% चढ़कर 508 रुपए के स्तर पर बंद हुआ था। पांचवी खबर, 1 अप्रैल को ग्लोबल स्पिरिट्स के शेयर में करीब 14% के बड़े उछाल के साथ 758 रुपये 20 पैसे के स्तर पर कारोबार की समाप्ति हुई। दरअसल इस कंपनी ने झारखंड और वेस्ट बंगाल में स्थित अपनी 2 मौजूदा यूनिट से अतिरिक्त क्षमता का उत्पादन शुरू होने की घोषणा की है। क्षमता विस्तार के बाद झारखंड में क्षमता 140 KLPD से 200 KLPD और वेस्ट बंगाल में 240 KLPD से बढ़कर 300 KLPD हो गई है। छठी खबर, 1 अप्रैल को PNB हाउसिंग फाइनेंस का शेयर 20% के ऊपरी सर्किट पर 755 रुपये 80 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। असल में रेटिंग एजेंसी केयर और इकरा ने इस कंपनी की लंबी अवधि और NCDs की रेटिंग को AA से बढ़ाकर AA+ कर दिया है और आउटलुक को पॉजिटिव से बदलकर स्टेबल कर दिया है। सातवीं खबर, रियल एस्टेट कंपनी प्रेस्टीज एस्टेट्स ने आबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी यानी ADIA और कोटक AIF से रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स के लिए 2001 करोड़ रुपए की फंडिंग हासिल की है। इस डील से मिली रकम का इस्तेमाल 4 शहरों में प्रोमिनेंट लोकेशंस पर किया जाएगा। बेंगलुरु, मुंबई, गोवा और NCR में स्थित इन प्रोजेक्ट्स की ग्रोस डेवलपमेंट वैल्यू 18,000 करोड़ रुपए आंकी गई है। फंडिंग मिलने की खबर से 1 अप्रैल को प्रेस्टीज एस्टेट्स का शेयर करीब 7% चढ़कर 1,253 रुपए के स्तर पर बंद हुआ था। आठवीं खबर, निजी क्षेत्र के सबसे बड़े बैंक HDFC बैंक की HDFC एजुकेशन एंड डेवलपमेंट सर्विसेज में पूरी 100% हिस्सेदारी स्विस चैलेंज मेथड के जरिए बेचने की योजना है। 30 मार्च को स्टॉक एक्सचेंज को दी गई जानकारी के मुताबिक बैंक ने एक इंटरेस्टेड पार्टी के साथ बाइंडिंग टर्म शीट साइन की है, जो अन्य इंटरेस्टेड पार्टी से काउंटर ऑफर हासिल करने के लिए बेस का काम करेगी। 1 अप्रैल को HDFC बैंक का शेयर करीब 1.5% की मजबूती के साथ 1470 रुपये पर बंद हुआ। गुरुवार 4 अप्रैल को HDFC बैंक के शेयर ने 1530 रुपये का स्तर छुआ, जो कि 2 महीने से भी ज्यादा का उच्चतम स्तर है। दरअसल बैंक की ओर से वित्त वर्ष 2024 की चौथी तिमाही के लिए जारी बिजनेस अपडेट्स काफी दमदार रहे हैं, जिसमें बैंक के ग्रॉस एडवांसेस 55.4% बढ़कर करीब 25 लाख करोड़ रुपए रहे और कासा रेशो में भी सुधार देखने को मिला है। इसके अलावा बैंक ने मार्च अंत तक का शेयर होल्डिंग पैटर्न भी जारी किया है, जिसके मुताबिक विदेशी निवेशकों की बैंक में हिस्सेदारी दिसंबर तिमाही में 52.3% से घटकर मार्च अंत तक
46.8% हो गई है। इससे MSCI इंडेक्स में बैंक के वेटेज के साथ साथ विदेशी निवेश बढ़ने की भी उम्मीद है। कारोबार की समाप्ति पर शेयर 3% से ज़्यादा चढ़कर 1529 रुपये के स्तर पर बंद हुआ था। 9वीं खबर, मंगलवार 2 अप्रैल को आदित्य बिरला फैशन के शेयर में जून 2020 के बाद सबसे बड़ा उछाल देखने को मिला। दरअसल कंपनी के बोर्ड ने अपने लाइफस्टाइल बिजनेस मधुरा फैशन एंड लाइफस्टाइल के डीमर्जर को मंजूरी दे दी है। डीमर्जर के बाद मधुरा फैशन को अलग से लिस्ट कराने की भी योजना है। डीमर्जर के बाद आदित्य बिरला फैशन की हाई ग्रोथ सेगमेंट में फोकस करने की योजना है। डीमर्जर को मंजूरी के चलते 2 अप्रैल को आदित्य बिरला फैशन के शेयर में 12% के उछाल के साथ 237 रुपये पर क्लोजिंग हुई। हालांकि इंटरडे में शेयर 247 रुपये 50 पैसे तक भी उछल गया था। 10वीं खबर, 2 अप्रैल को टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया की EGM हुई, जिसमें कंपनी के शेयर होल्डर्स ने 20,000 करोड़ रुपए जुटाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। हालांकि EGM का फैसला आने से पहले वोडाफोन आइडिया के शेयर में करीब 4% की कमजोरी के साथ 13 रुपये 45 पैसे के स्तर पर कारोबार की समाप्ति हुई। गुरुवार 4 अप्रैल को खबर थी कि 6 अप्रैल को कंपनी की बोर्ड बैठक होने वाली है, जिसमें पूंजी जुटाने पर विचार किया जाएगा। इस बैठक में बोर्ड प्रमोटर्स को प्रेफरेंस शेयर जारी कर 2075 करोड़ रुपए जुटाने के प्रस्ताव पर विचार करेगा। इसके अलावा EGM में शेयरधारकों की ओर से इक्विटी बेचकर 20,000 करोड़ रुपए जुटाने को मंजूरी देने के बाद अब बोर्ड इस पर विचार करेगा। इस रकम से कंपनी की जियो और एयरटेल को टक्कर देने की योजना है। 4 अप्रैल को वोडाफोन आइडिया का शेयर करीब 1.5% गिरकर 13 रुपये 35 पैसे के स्तर पर बंद हुआ था। 11वीं खबर, मंगलवार 2 अप्रैल को मैनकाइंड फार्मा के शेयर ने 2410 रुपये की रिकॉर्ड ऊंचाई को छुआ। दरअसल मैनकाइंड फार्मा ने अपने ओवर द काउंटर यानी OTC कारोबार को स्थापित की जा रही सब्सिडरी कंपनी मैनकाइंड कंज्यूमर प्रोडक्ट्स को स्लम सेल बेसिस पर बेचने की घोषणा की है। कारोबार के अंत में मैनकाइंड फार्मा का शेयर करीब 4% चढ़कर 2402 रुपये 50 पैसे के स्तर पर बंद हुआ था। 12वीं खबर, टाटा टेक ने BMW ग्रुप के साथ 50-50 JV करार किया है। ये करार पुणे, बेंगलुरु और चेन्नई में ऑटोमोटिव सॉफ्टवेयर और IT डेवलपमेंट हब बनाने के लिए किया गया है। इस करार के तहत BMW ग्रुप के प्रीमियम वाहनों में JV का ऑटो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होगा। 2 अप्रैल को कमजोर बाजार में भी टाटा टेक का शेयर 4% से ज्यादा की बढ़त के साथ 1095 रुपये 15 पैसे के स्तर पर बंद हुआ था। 13वीं खबर, औरोबिंदो फार्मा ने आंध्र प्रदेश में पेनिसिलिन जी समेत कुल 4 मैन्युफैक्चरिंग इकाइयां शुरू की है। ये इकाइयां कंपनी ने अपनी सब्सिडरी कंपनियों के जरिए शुरू की है। काकीनाडा SEZ एरिया में 15,000 टन के पेनिसिलिन जी प्लांट को करीब 2400 करोड़ रुपए की लागत से लाइफियस फार्मा की ओर से शुरू किया गया है। खबर के चलते औरोबिंदो फार्मा का शेयर करीब 1% गिरकर 1102 रुपये 45 पैसे के स्तर पर बंद हुआ था। 14वीं खबर, मंगलवार 2 अप्रैल को स्पाइसजेट का शेयर 3% चढ़कर 63 रुपये 40 पैसे तक उछल गया था। असल में कंपनी ने पिछले साल नॉर्डिक एविएशन कैपिटल यानी NAC के साथ हुए सेटलमेंट के तहत Q400 विमान के अधिग्रहण की घोषणा की है। सेटलमेंट के तहत NAC से लीज पर लिए गए सभी Q400 विमानों की देनदारियों को सेटल कर दिया गया था, जिसके तहत कंपनी को 6 विमानों की ओनरशिप मिलेगी। कारोबार के अंत में स्पाइसजेट का शेयर 1.25% चढ़कर 62 रुपये 32 पैसे के स्तर पर बंद हुआ था। 15वीं खबर, EV चार्जर्स और सोलर सॉल्यूशंस मुहैया कराने वाली कंपनी सर्वोटेक पावर सिस्टम्स ने इलेक्ट्रा EV के साथ इनोवेटिव EV चार्जिंग टेक्नोलॉजीज के लिए करार किया है। इस करार के तहत दोनों कंपनियों की ओर से GB/T और CCS2 प्रोटोकॉल्स के बीच देश का पहला फास्ट चार्जिंग इंटरऑपरेबिलिटी सोल्यूशन तैयार किया जाएगा। खबर के चलते 2 अप्रैल को सर्वोटेक पावर सिस्टम्स का शेयर 5% के ऊपरी सर्किट पर 85 रुपये 50 पैसे के स्तर पर बंद हुआ था। 16वीं खबर, चेन्नई की NBFC कंपनी श्रीराम फाइनेंस के हाउसिंग फाइनेंस कारोबार श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस को खरीदने की दौड़ में वॉरबर्ग पिंकस सबसे आगे है। पिछले हफ्ते जमा की गई बाइंडिंग बोलियों के मुताबिक एक और PE फर्म बेन कैपिटल भी इस कंपनी को खरीदने के लिए दौड़ में शामिल है। 3 अप्रैल को श्रीराम फाइनेंस के शेयर में करीब 3.25% की मजबूती के साथ 2,556 रुपये के स्तर पर कारोबार की क्लोजिंग देखने को मिली। 17वीं खबर, अल्ट्राटेक सीमेंट ने तमिलनाडु के करूर और छत्तीसगढ़ के कुकुडी में कुल 5.4 MTPA की नई क्षमता शुरू की है। करूर और कुरुडी प्लांट में सीमेंट उत्पादन की क्षमता में 2.7 MTPA की वृद्धि की गई है। नई क्षमता शुरू होने से कंपनी की कुल सीमेंट उत्पादन क्षमता बढ़कर 151.6 MTPA हो गई है। कंपनी की ओर से जारी क्षमता विस्तार योजना के तहत अगले 3 साल में 32,400 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की गई है। खबर के चलते अल्ट्राटेक सीमेंट का शेयर सारी बढ़त गंवाकर हल्की कमजोरी के साथ 10,027 रुपये 95 पैसे के स्तर पर बंद हुआ था। 18वीं खबर,
अदानी समूह ने एक नया इतिहास रच दिया है। दरअसल अदानी ग्रीन 10,000 मेगावाट की ऑपरेशनल रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता हासिल करने वाली देश की पहली कंपनी बन गई है। इसमें 7,393 मेगावाट सोलर, 1,401 मेगावाट विंड और 2,140 मेगावाट विंड सोलर हाइब्रिड पावर क्षमता शामिल है। खबर के चलते अदानी ग्रीन का शेयर करीब 0.25% गिरकर 1,878 रुपये के स्तर पर बंद हुआ था। 19वीं खबर। बुधवार 3 अप्रैल को एसआरएम कॉन्ट्रैक्टर्स के आईपीओ के तहत जारी शेयरों की बाजार में लिस्टिंग हुई और लिस्टिंग ठीक ठाक रही। एनएसई पर एसआरएम कॉन्ट्रैक्टर्स का शेयर 215 रुपये 25 पैसे पर लिस्ट हुआ, जो कि 210 रुपये के इशू प्राइस से 2.5% के प्रीमियम पर है। हालांकि इस आईपीओ को निवेशकों से रिस्पांस बहुत ज़बरदस्त मिला था। यह आईपीओ 86 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ था। आईपीओ के जरिए इस कंपनी ने कुल 130 करोड़ रुपए की रकम जुटाई है। कारोबार के अंत में एसआरएम कॉन्ट्रैक्टर्स का शेयर 226 रुपये पर बंद हुआ, जो कि 215 रुपये 25 पैसे की ओपनिंग प्राइस से 5% ऊपर है और 210 रुपये के इशू प्राइस से करीब 7.5% के प्रीमियम पर है। 20वीं खबर। सरकारी कंपनी एचसीआई के नॉन कोर एसेट्स के डीमर्जर से बनी कंपनी एचसीआई लैंड एंड एसेट्स का शेयर गुरुवार 4 अप्रैल को ट्रेड टू ट्रेड यानी T2T से रोलिंग सेगमेंट में ट्रांसफर हो गया। इस तरह शेयर में अब खरीदारी और बिकवाली दोनों तरह के सौदे एक ही दिन में हो सकेंगे। T2T सेगमेंट में शेयर में केवल डिलीवरी लेकर ही सौदे होते हैं, वो भी केवल एक तरफा, यानी या तो खरीदारी या तो फिर बिकवाली का। रोलिंग सेगमेंट में ट्रांसफर होने से एचसीआई लैंड एसेट्स के शेयर में 4 अप्रैल को 20% के ऊपरी सर्किट पर 55 रुपये 25 पैसे के स्तर पर कारोबार की समाप्ति हुई। 21वीं खबर। बुधवार 3 अप्रैल को इडलवाइस फाइनेंशियल के शेयरों में करीब 3% हिस्सेदारी की बड़ी ब्लॉक डील हुई। इस ब्लॉक डील में पबरई इन्वेस्टमेंट ने 69 रुपये 15 पैसे के भाव पर कंपनी के 2 करोड़ 72 लाख शेयर बेचे हैं। इस सौदे के बाद पबरई इन्वेस्टमेंट की कंपनी में हिस्सेदारी करीब 8% से घटकर 5% के आसपास आ गई है। स्टॉक एक्सचेंज पर मौजूद आंकड़े बताते हैं कि इस ब्लॉक डील में सीएलएसए ग्लोबल मार्केट्स ने 69 रुपये 16 पैसे के भाव पर 2 करोड़ 72 लाख शेयर खरीदे हैं। ब्लॉक डील होने के बाद 3 अप्रैल को इडलवाइस फाइनेंशियल का शेयर 5% से ज़्यादा की मजबूती के साथ 73 रुपये 50 पैसे के स्तर पर बंद हुआ था। 22वीं खबर। नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी यानी NARCL ने जयप्रकाश एसोसिएट्स के कर्ज के अधिग्रहण के लिए बाइंडिंग ऑफर जमा किया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक NARCL यानी बैड बैंक ने इस हफ्ते जयप्रकाश एसोसिएट्स के 10,000 करोड़ रुपए के कर्ज को खरीदने का ऑफर दिया है। 4 अप्रैल को जयप्रकाश एसोसिएट्स का शेयर 5% के अपर सर्किट पर 20 रुपये 80 पैसे के स्तर पर बंद हुआ था। 23वीं खबर। मेटल एंड माइनिंग कंपनी वेदांता के शेयर ने गुरुवार 4 अप्रैल को 312 रुपये 50 पैसे की 52 हफ्ते की ऊंचाई को छुआ। कंपनी के बोर्ड ने एनसीडीज के जरिए 2,500 करोड़ रुपए जुटाने को मंजूरी दे दी है। साथ ही चौथी तिमाही में लंजीगढ़ यूनिट में कंपनी के एल्यूमिनियम बिजनेस के वॉल्यूम पिछले साल के मुकाबले 18% बढ़े हैं। हाल में कंपनी ने इस यूनिट की क्षमता 1.5 MTPA बढ़ाई थी, जिसके बाद कंपनी की रिफाइनिंग क्षमता बढ़कर 3.5 MTPA हो गई थी। गुरुवार 4 अप्रैल को वेदांता का शेयर 4% से ज्यादा के उछाल के साथ 311 रुपये 20 पैसे पर बंद हुआ। 5 अप्रैल को खबर थी कि कंपनी ने गोवा के बिचौलिम मिनरल ब्लॉक से माइनिंग का काम शुरू कर दिया है। 2022 में हुई नीलामी में कंपनी ने इस ब्लॉक के लिए सफल बोली लगाई थी। 5 अप्रैल को वेदांता का शेयर करीब 0.3% के उछाल के साथ 318 रुपये 40 पैसे पर बंद हुआ और दिन के दौरान शेयर ने 322 रुपये 40 पैसे की 52 हफ्ते की ऊंचाई को भी छुआ था। 24वीं खबर। एग्रोकेमिकल्स बनाने वाली कंपनी यूपीएल अपने सीड कारोबार से जुड़ी कंपनी एडवांटा का आईपीओ लाने की योजना बना रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी वित्त वर्ष 2025 की शुरुआत में एडवांटा का आईपीओ लॉन्च कर सकती है। माना जा रहा है कि एडवांटा में यूपीएल अपनी 10 से 12% हिस्सेदारी बेच सकती है। आईपीओ लाने की खबर से 4 अप्रैल को यूपीएल का शेयर 4% से ज़्यादा चढ़कर 496 रुपये 30 पैसे के स्तर पर बंद हुआ था। तो ये थी बीते कारोबारी हफ्ते की कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी बड़ी सुर्खियां। लेकिन अब रुक करते हैं कॉर्पोरेट जगत की ऐसी खबरों का जिनमें कोई ना कोई विवाद है ऑन द रडार के जरिए, और चलते हैं पहली खबर की तरफ। पेटीएम पेमेंट्स बैंक यानी PPBL का कारोबार बंद होने के बाद अब इसके कर्मचारियों पर छटनी की तलवार लटक रही है। हालांकि पेटीएम की पेरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशंस ने छटनी की खबरों से इनकार किया है, लेकिन अब ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि कंपनी अपने कर्मचारियों पर स्वेच्छा से इस्तीफा देने का दबाव बना रही है। रिजाइन करने से मना करने वाले कर्मचारियों को कंपनी ने पिछले हफ्ते बर्खास्त कर दिया है। 1 अप्रैल को पेटीएम का शेयर करीब 0.5% की बढ़त के साथ 405 रुपये 5 पैसे के स्तर पर बंद हुआ था। दूसरी खबर। ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमैटो के लिए इस हफ्ते 2 बुरी खबरें आई। पहली ये कि कंपनी को कर्नाटक के टैक्स डिपार्टमेंट से
23 करोड़ 26 लाख रुपए के टैक्स डिमांड और पेनल्टी को लेकर नोटिस मिला है। कंपनी की ओर से 31 मार्च को एक्सचेंज को दी गई जानकारी के मुताबिक मेरिट्स के बेसिस पर उसका केस मजबूत है और वो एप्रोप्रिएट अथॉरिटीज के सामने आदेश के खिलाफ अपील फाइल करेगी। 1 अप्रैल को जोमेटो का शेयर 1% से ज्यादा उछलकर 184 रुपये 10 पैसे पर बंद हुआ और दिन के दौरान शेयर ने 188 रुपये 20 पैसे की रिकॉर्ड ऊंचाई को भी छुआ। 2 अप्रैल यानी अगले ही दिन खबर थी कि कंपनी को कमिश्नर सेंट्रल टैक्स नई दिल्ली से 184.2 करोड़ रुपए का जीएसटी डिमांड ऑर्डर मिला है। ये ऑर्डर अक्टूबर 2024 से जून 2017 के दौरान सर्विस टैक्स का भुगतान ना करने के चलते मिला है। ये मामला विदेशी सब्सिडरी कंपनियों और ब्रांचों की ओर से देश से बाहर यानी विदेशी ग्राहकों को की गई बिक्री से जुड़ा है। 2 अप्रैल को जोमेटो का शेयर करीब 0.25% गिरकर 183 रुपये 25 पैसे पर बंद हुआ। हालांकि दिन के दौरान शेयर 180 रुपये 75 पैसे तक भी फिसल गया था। तीसरी खबर, बैंक ऑफ इंडिया ने 31 मार्च को घोषणा की है कि बैंक को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की असेसमेंट यूनिट से 1128 करोड़ रुपए का डिमांड नोटिस मिला है। ये डिमांड नोटिस असेसमेंट ईयर 2016-17 से जुड़ा है। स्टॉक एक्सचेंजेस को दी गई जानकारी में बैंक ने साफ कर दिया है कि इस नोटिस से बैंक के कारोबार, फाइनेंसेस या बाकी एक्टिविटीज पर किसी भी तरह का कोई असर नहीं होगा। यही नहीं, बैंक ने इस ऑर्डर के खिलाफ नेशनल फेसलेस अपील सेंटर यानी NFAC कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील्स के पास अपील भी दाखिल कर दी है। बैंक ने कहा कि ये निश्चित है कि इस मामले पर अपनी स्थिति का बचाव करने के लिए उसके पास पर्याप्त फैक्चुअल और लीगल जस्टिफिकेशन मौजूद है। बड़ा डिमांड नोटिस मिलने के बावजूद 1 अप्रैल को बैंक ऑफ इंडिया का शेयर करीब 3.25% की बढ़त के साथ 140 रुपये 70 पैसे के स्तर पर बंद हुआ था। चौथी खबर, घरेलू एयरलाइन कंपनी विस्तारा इस समय पायलटों की कमी से जूझ रही है। इसके चलते कंपनी को अपनी 100 से ज्यादा उड़ानों को रद्द करना पड़ा है। असल में सैलरी रिवीजन यानी वेतन संशोधन के विरोध में कंपनी के कई पायलट और अधिकारी छुट्टी पर चले गए हैं। इसलिए कंपनी ने अब अपनी उड़ानों को अस्थायी रूप से कम करने की योजना बनाई है। 3 अप्रैल को खबर थी कि इस स्थिति से यात्रियों को हो रही असुविधा को देखते हुए DGCA ने विस्तारा को उड़ान रद्द होने के साथ साथ देरी पर दैनिक रूप से जानकारी देने के लिए कहा है। 4 अप्रैल को खबर थी कि बड़ी तादाद में विस्तारा एयरलाइन की उड़ानें रद्द होने का बोझ पैसेंजर्स की जेब पर पड़ता दिख रहा है। प्रमुख हवाई रूट्स पर किराया 38% तक बढ़ गया है। क्लियर ट्रिप के मुताबिक विस्तारा ने जिन रूट्स पर उड़ानें रद्द की थी उन पर किराया सबसे ज्यादा बढ़ा है। विस्तारा के कई पायलट्स वेतन संशोधन के विरोध में छुट्टी पर चले गए हैं। इसकी वजह से कंपनी को कई रूट्स पर फ्लाइट्स कैंसिल करनी पड़ी हैं। हालांकि विस्तारा के CEO ने कहा है कि इस हफ्ते ऑपरेशंस सामान्य हो जाएंगे। पांचवी खबर, डाबर के प्रमोटर बर्मन परिवार की ओर से रेलिगेयर एंटरप्राइजेस की ओनरशिप को लेकर चल रही जद्दोजहद के बीच इस कंपनी की चेयरपर्सन रश्मि सलूजा ने कंपनी में अपनी हिस्सेदारी 0.6% से घटाई है। स्टॉक एक्सचेंज को दी गई जानकारी के मुताबिक पिछले हफ्ते उन्होंने कंपनी के 20 लाख से ज्यादा शेयर बेचे हैं। इस हिस्सा बिक्री के बाद सलूजा की कंपनी में हिस्सेदारी घटकर 0.8% रह गई है। खबर के चलते 3 अप्रैल को रेलिगेयर एंटरप्राइजेस का शेयर 1.5% की बढ़त के साथ 228 रुपये 55 पैसे पर बंद हुआ। हालांकि शेयर 2 अप्रैल को भी करीब 5% के आसपास उछला था। छठी खबर, विवाद से विश्वास 2 स्कीम के तहत PNC इंफ्रा की सब्सिडरी कंपनी PNC रायबरेली हाईवेज प्राइवेट लिमिटेड ने NHAI के साथ सेटलमेंट किया है। इस सेटलमेंट के तहत सब्सिडरी कंपनी को अगले 30 दिन में NHAI से 117 करोड़ रुपए की रकम मिलने की उम्मीद लगाई जा रही है। खबर के चलते PNC इंफ्रा का शेयर करीब 0.5% चढ़कर 433 रुपए के स्तर पर बंद हुआ था। सातवीं खबर, नेस्ले इंडिया के लिए इस हफ्ते के अंत में एक बड़ी राहत की खबर आई। दरअसल नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन यानी NCDRC ने केंद्र सरकार की ओर से कंपनी के खिलाफ किए मुकदमे में कंपनी के हित में फैसला सुनाया है। NCDRC ने सरकार का 640 करोड़ रुपए का दावा खारिज कर दिया है। उपभोक्ता विभाग ने 2015 में कंपनी के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी। उपभोक्ता विभाग की ओर से मैगी नूडल्स में खतरनाक मिलावट का आरोप लगाया गया था। 5 अप्रैल को नेस्ले इंडिया का शेयर करीब 0.5% गिरकर 2,539 रुपए के स्तर पर बंद हुआ था। आठवीं खबर, हीरो मोटोकॉर्प को IT डिपार्टमेंट यानी आयकर विभाग से 605 करोड़ रुपए का टैक्स डिमांड नोटिस मिला है। इस नोटिस में 308.65 करोड़ रुपए का बकाया टैक्स और 296.22 करोड़ रुपए का ब्याज शामिल है। ये टैक्स डिमांड नोटिस 6 असेसमेंट ईयर के लिए मिला है, जिसमें FY14, FY15, FY16, FY17, FY18 और FY20 शामिल हैं। हालांकि कंपनी ने कहा है कि वो इस ऑर्डर के खिलाफ अपील दाखिल करेगी। 5 अप्रैल को हीरो मोटोकॉर्प का शेयर मामूली बढ़त के साथ 4,523 रुपये 5 पैसे के स्तर पर बंद हुआ था।
तो कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी इस हफ्ते की तमाम बड़ी खबरें हमने आपके सामने रख दी हैं। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं स्टार्टअप स्पेस की स्टार्टअप अपडेट में, और आपको ले चलते हैं पहली खबर की तरफ। नकदी की कमी से जूझ रही एडटेक कंपनी बायजूस को लगातार दूसरे महीने कर्मचारियों की सैलरी को रोकना पड़ा है। 1 अप्रैल को कंपनी ने अपने कर्मचारियों को एक लेटर लिखकर जानकारी दी है कि उनको मार्च की सैलरी के लिए 8 अप्रैल तक इंतजार करना होगा। बायजूस में अभी 15,000 से ज़्यादा एम्प्लॉइज़ काम करते हैं। कंपनी ने अपने कर्मचारियों को जनवरी की सैलरी फरवरी महीने में दी थी। कंपनी ने वेतन भुगतान में देरी के लिए विदेशी निवेशकों को जिम्मेदार बताया है। कंपनी का $20 करोड़ के राइट इशू को लेकर नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल यानी NCLT में विदेशी निवेशकों के साथ विवाद चल रहा है। दूसरी खबर यह है कि कंपनी ने अपने 500 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया है, वो भी सिर्फ एक फोन कॉल पर। और बिजनेस रीस्ट्रक्चरिंग एक्सरसाइज के तहत 1,500 तक और कर्मचारियों की भी छटनी हो सकती है। कंपनी की हालत इतनी खस्ता हाल है कि ना तो वो किसी कर्मचारी के काम का रिव्यू कर रही है और ना ही उन्हें नोटिस पीरियड सर्व करने का मौका दे रही है। पिछले 2 साल में बायजूस ने 10,000 कर्मचारियों को नौकरी से हटाया है। साथ ही फोर्ब्स की ताज़ा रिपोर्ट फोर्ब्स बिलियनियर इंडेक्स 2024 के मुताबिक कंपनी के फाउंडर और CEO बायजू रविंद्रन की नेटवर्थ $0 हो गई है, जो 1 साल पहले $2.1 अरब या 17,545 करोड़ रुपए थी। दूसरी खबर, लंबे समय से फंडिंग की दिक्कत से जूझ रहे स्टार्टअप्स के लिए एक उम्मीद की किरण दिख रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक स्टार्टअप्स के लिए $10 करोड़ या उससे ज़्यादा की बड़ी डील्स दोबारा होने के आसार नजर आ रहे हैं, खासकर ऐसी स्टार्टअप कंपनियां जिनका कोविड महामारी के बाद कारोबार और मजबूत हुआ है। इस रिपोर्ट के अनुसार लेंसकार्ट और पर्पल जैसी कंपनियां बड़े निवेश के लिए बातचीत कर रही हैं। वहीं हेल्थकार्ट और रैपिडो जैसी कंपनियां फ्रेश फंडिंग राउंड के लिए निवेशकों से तोलमोल यानी कि नेगोशिएट कर रही हैं। तो इसी के साथ कंपनी नमा के आज के एपिसोड में बस इतना ही। आपको हमारा इस हफ्ते का शो कैसा लगा, अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर करें। तो अगले शनिवार की शाम को आपसे फिर मुलाकात होगी इसी समय नई खबरों के साथ। तब तक आप देखते रहिए मनी 9। लेकिन चलते चलते एक ज़रूरी बात, अब आप मनी 9 की ऐप पर पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। आपको स्टॉक से रिलेटेड कुछ पूछना है, म्यूचुअल फंड में निवेश करना है या टैक्स से जुड़ा कोई सवाल है, तो सीधे पूछें अपने एक्सपर्ट से, कहीं भी कभी भी। आप इंग्लिश, तेलुगु, कन्नड़, मराठी, गुजराती और बांग्ला में से किसी भी भाषा में सवाल पूछ सकते हैं, सिर्फ मनी 9 के सुपर ऐप पर। और अगर आपने अभी तक मनी 9 के सुपर ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो तुरंत डाउनलोड कर लीजिए। समय हो गया आपसे विदा लेने का। नमस्कार, शुभ रात्रि।